हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, पिछली क्लास तक हम आरएनए को पढ़ रहे थे और आरएनए का हमने दूसरा प्रकार पढ़ लिया था। कौन सा दूसरा प्रकार हमने वहाँ पर पढ़ लिया था? दूसरा प्रकार कौन सा था? आरआरएनए। यानी हम एमआरएनए और आरआरएनए को पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीआरएनए। टॉपिक क्या चल रहा था? आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, और इसमें अपना तीसरा प्रकार का आरएनए कौन सा था? अनुवांशिक आरएनए में तीसरा प्रकार का अपना आरएनए था जो वो था टीआरएनए। आज हमें पढ़ना है टीआरएनए, या इसे क्या कहते हैं? इसे ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए, या क्या हो जाएगा? स्थानांतरण आरएनए। स्थानांतरण आरएनए, टीआरएनए या आरआरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है इसको। इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था भाई किसने? इसके बारे में सर्वप्रथम हॉगलैंड ने बताया। क्या किसने बताया था? हॉगलैंड ने इसके बारे में बताया था। किसने बताया? इसके बारे में सर्वप्रथम हॉगलैंड नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया। इसको कई और नामों से भी जाना जाता है स्थानांतरण आरएनए को, जैसे इसके अन्य नाम, जैसे इसके अन्य नाम। इसके अन्य नाम क्या क्या है? जैसे इसे सिग्मा आरएनए, सिग्मा, इसे क्या कहा जाता है? इसे सिग्मा आरएनए भी या अघुलनशील आरएनए। तो सिग्मा आरएनए, दूसरा अघुलनशील आरएनए, अघुलनशील या अघुलनशील आरएनए या इनसॉल्युबल आरएनए, इसे अघुलनशील आरएनए भी कहा जाता है। साथ ही इसे जो ये ध्यान रखना, इसका तो एक तो पहला नाम सिग्मा आरएनए, ऐसे अघुलनशील आरएनए कहा जाता है। जबकि जो हमने आरआरएनए पढ़ा था, कौन सा आरआरएनए पढ़ा था, वो घुलनशील आरएनए था। कौन सा? घुलनशील आरएनए या सॉल्युबल आरएनए था, जबकि ये अनसॉल्युबल आरएनए या अघुलनशील आरएनए है। इसी के साथ इसे और भी इसके अन्य नाम, जैसे एडेप्टर आरएनए, एडेप्टर आरएनए या अमीनो अम्लग्राही आरएनए, अमीनो अम्लग्राही आरएनए, ये इसके अन्य नाम हो जाते हैं। लेकिन इसका प्रमुख नाम कौन सा? टीआरएनए। कौन कौन से इसके अन्य नाम? जैसे सिग्मा आरएनए, अघुलनशील आरएनए, एडेप्टर आरएनए, अमीनो अम्लग्राही आरएनए इसको कहा जाता है। आगे जब हम आरएनए या टीआरएनए या स्थानांतरण आरएनए की बात करते हैं, तो
ये 60S प्रकार के आरएनए खंडों से मिलकर बना होता है। आरएनए खंडों से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है? 60S प्रकार के छोटे छोटे आरएनए के खंड होते हैं, उनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। और ये जो टीआरएनए है, इसमें इसका काम क्या है? जैसे ये टीआरएनए कोशिका द्रव में उपस्थित, कोशिका द्रव में एमआरएनए जब आ जाता है, अनुलेखन के बाद जो एमआरएनए का निर्माण हुआ वो कोशिका द्रव में आ जाएगा, और उस कोशिका द्रव में टीआरएनए क्या करेगा? उस एमआरएनए को डिकोड करता है, अर्थात उसमें जो कोडिंग है, सूचनाएं, उनको डिकोड करने का काम करता है, यानी उनको पढ़ता है और उनको पढ़ करके उनके अनुसार एमिनो अम्लों को लाकर वहाँ जोड़ता है, एमिनो अम्लों को लाकर वहाँ जोड़ता है, और फिर एमिनो अम्लों में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और उन पेप्टाइड बॉन्ड बन जाने के कारण अमीनो अम्लों में फिर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। इसलिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में जो टीआरएनए है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते इसकी जैसे मात्रा की बात देखी जाए तो ये लगभग कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। यह है कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। कितना होता है ये कुल आरएनए का? लगभग 10 से 15% होता है। जबकि सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए होता था? आरएनए होता था, जो कि लगभग 80% था, और जबकि एमआरएनए हमने देखा था वो लगभग 5 से 10% था, और ये कितना है? ये 10 से 15% है। इसमें अगर जैसे इसकी संरचना की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार का कुंडल पाया जाता है इसमें, और इसका जो सूत्र है एमआरएनए सूत्र, वो क्या करेगा? आपस में बंध बना लेता है, न्यूक्लियोटाइड उसके आपस में बंध बना लेते हैं और एक कुंडल संरचना बनाते हैं, जिसमें 4 भुजाएं उपस्थित होती हैं। कितनी? 4 भुजाएं उपस्थित होती हैं, और 4 भुजाएं उपस्थित होंगी। साथ ही इसका जो 5' सिरा है, इसका जो 5' सिरा है वो 3' सिरे के पास आ जाता है। 5' सिरा 3' सिरे के पास आ जाता है, और 3' सिरे पर CCA प्रकार की कोडिंग पाई जाती है, जहां आकर एमिनो अम्ल आके यहाँ पर जुड़ता है। क्या? अमीनो अम्ल आकर जुड़ता है, इसलिए इसे अमीनो अम्ल का बंधन स्थल कहा। क्या कहा जाता है? अमीनो अम्ल का बंधन स्थल कहा जाता है। ये देखिए, ये तो इसके बारे में जानकारी है। वो अब हम इसकी संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसकी जैसे संरचना देखते हैं। इसकी संरचना की बात की जाए तो इस प्रकार की संरचना होती है इसकी।
क्लोवर या क्या पादप होता है, क्लोवर होता है, क्लोवर। उसकी जो पत्ती होती है उसकी आकृति का रूप ले लेता है या उसकी आकृति का होता है, इसीलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। क्लोवर जो पादप है पशुओं के चारे के काम आता है, जिसे रिजिका कहते हैं। क्या? रिजिका। उसकी पत्ती होती है तो ऐसी होती है उसकी पत्ती, जैसे हम बना रहे हैं, ऐसी होती है जैसी हम ये संरचना बना रहे हैं। है ना? इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, इसकी तैयार होती है। क्या कहते हैं इसको? क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। देखिए ये थ्रिडस सिरा है इसका, और ये फाइब्रस सिरा है। कौन सा? वो थ्रिडस है, ये फाइब्रस है। मैंने अभी बताया था कि इसकी संरचना में क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आपस में बंधन कर लेते हैं, और उस बंधन के कारण इसके अणु जो इसका थ्रिडस सिरा है वो फाइब्रस सिरे के पास होता है। ना तो कैसे चाहिए तो पूरा लंबा का लंबा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ये यहाँ पर बंध बना लेते हैं इस तरह, है ना? इस तरह से बंध बना लेते हैं, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है, इस तरह से कुंडलित रूप ले लेता है। और यहाँ जो थ्रिडस सिरा है यहाँ पर इसमें विशेष कोडोन उपस्थित होते हैं, उनसे CCA कोडोन उपस्थित होते हैं इसके थ्रिडस सिरे पर, या इसे एमिनो अम्ल ग्राही साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनो अम्ल ग्राही। यानी यहाँ पर आकर के क्या जुड़ेंगे? एमिनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। जबकि ये वाली भुजा, इसकी ये भुजा क्या कहलाती है? देखिए 4 भुजाएं हैं इसमें, 1 2 3 4। ये अतिरिक्त भुजा है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। ये अतिरिक्त भुजा है, इसकी छोटी सी ये वाली भुजा क्या है? ये एंटीकोडोन साइट। यानी इसकी सहायता से यह mRNA पर जो कोडोन उपस्थित होते हैं उनको पहचानने का कार्य करता है, उनसे जुड़ने का काम करेगा। तो ये कौन सी? एंटीकोडोन होगा। एंटीकोडोन भुजा है। एंटीकोडोन भुजा जो कि mRNA पर जाकर जुड़ती है, या mRNA के जो कोडोन है उनको पहचानने का काम करती है। कौन सी? एंटीकोडोन या एंटीकोडोन भुजा। ये वाली भुजा DHU कहलाती है। DHU कौन सी? जैसे अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग ग्रुप भी कहते हैं। अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग ग्रुप या इसे DHU या अमीनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग ग्रुप कहते हैं। ये राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, यानी राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। जैसे टी साइज बना टी साइज
डिसाइसिव रूप या राइबोसोमल बाइंडिंग साइट या राइबोसोमल बाइंडिंग ग्रुप कहेंगे इस वाले को। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है टीआरएनए की। ये अतिरिक्त वजह है। क्लोवर या जो पादप है उसकी पत्ती के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। तो ये पहली वजह ये तो हो गई, इसमें 4 वजह। पहली तो अमीनो अम्ल बंधन स्थल, अमीनो अम्ल बंधन स्थल। इसलिए जो कोडोन है ये इससे अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं, तो ये कौन सी होगी? अमीनो अम्ल बंधन स्थल। दूसरी भुजा की पहचान स्थल, पहचान स्थल या रिकॉग्निशन साइट बोलेंगे इसको, रिकॉग्निशन साइट। ये कौन सी है? ये वाली जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी कहेंगे इसको, जो राइबोसोम से बंधी होती है। तीसरी एंटीकोडोन साइट है, कौन सी हो जाएगी? एंटीकोडोन साइट। एंटीकोडोन साइट के लिए। और जो इसकी लास्ट है वो राइबोसोम चिह्नीकरण। कितनी भुजा दिखती है इसमें? जो इसका बड़ा है इसका डायग्राम लेंगे, 4 भुजा होती है। कौन कौन सी? अमीनो अम्ल बंधन स्थल, ये वाला जहाँ पर अमीनो अम्ल आकर जुड़ते हैं। दूसरा इसका पहचान स्थल या रिकॉग्निशन साइट, ये वाला। ये कौन सा है? पहचान स्थल या रिकॉग्निशन साइट, जहाँ ये अमीनो अम्लों को पहचानने का काम करेगा। और ये कौन सा है? एंटीकोडोन स्थल, जो एमआरएनए पर एंटीकोडोन होते हैं उनको पढ़ने का काम करता है, यानी उन कोडोन को पढ़ने का कार्य करेगा, इसलिए इसे एंटीकोडोन स्थल या एंटीकोडोन ग्रुप कहा जाता है। तीसरी, ये चौथी भुजा डिसाइसिव ग्रुप है, इसे राइबोसोम चिह्नीकरण स्थल कहते हैं। ये राइबोसोम को पहचानने का, राइबोसोम से बंधने का कार्य करती है। इस प्रकार इसकी संरचना होती है। ये तो इसकी संरचना होगी टीआरएनए की। आज हमने क्या क्या देख लिया, जैसे टीआरएनए के बारे में किसने बताया, टीआरएनए का निर्माण कहाँ होता है। इसके बाद टीआरएनए का एक क्लोवर लीफ मॉडल है, कौन सा? क्लोवर लीफ मॉडल या टीआरएनए की जो संरचना है वो है टीआरएनए की संरचना। इसके बाद टीआरएनए कौन होती है ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखिए टीआरएनए में एन अमीनो अम्ल, टीआरएनए में जो क्षारक होते हैं उनसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल के अतिरिक्त कुछ क्षारक और होते हैं, जैसे इनोसिनिक अम्ल, स्यूडोयूरिडिन, मिथाइल ग्वानिन, और मिथाइल होमोप्यूरिन, मिथाइल अमीनो
प्यूरिन आदि। देखिए जो मुख्य चालक कौन कौन से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल तो इसमें होते ही हैं। इनके अतिरिक्त कुछ इसमें ये असामान्य चालक और होते हैं। कौन कौन से? इनोसिन का मतलब स्यूडोयूरिडीन, मिथाइल ग्वानिन, मिथाइल अमीनो प्यूरिन आदि कुछ असामान्य चालक पाए जाते हैं। इनके कारण क्या है कि इसका बंधन प्रभावित नहीं होता किससे? एमआरएनए से। यानी टीआरएनए का जो एमआरएनए से बंधन होता है वो प्रभावित नहीं होता, स्थायी बंधन नहीं हो पाता किससे? यूरेसिल, स्यूडोयूरिडीन, मिथाइल ग्वानिन ये आदि इसमें जो असामान्य चालक है इनसे क्या होगा? जो टीआरएनए से एमआरएनए का बंधन है वो प्रभावित नहीं होता है। ये तो हो गई टीआरएनए की बात। इसके बाद अगर टीआरएनए का जैव संश्लेषण किससे होता है? टीआरएनए का जो जैव संश्लेषण है तो वो किससे होगा? टीआरएनए का जैव संश्लेषण टीआरएनए का जो जैव संश्लेषण है वो डीएनए से ही होता है। किससे होता है? टीआरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है। किससे होता है? डीएनए से होता है, डीएनए से ही होता है। टीआरएनए का जैव संश्लेषण किससे होगा? डीएनए से ही होता है। और फिर डीएनए से पहले कौन से अणु बनेंगे? साइट एस प्रकार के छोटे छोटे राइबोसोम, छोटे छोटे आरएनए के खंड बनते हैं। कौन से? साइट एस प्रकार के। और वो जुड़ करके फिर किसका निर्माण करते हैं? टीआरएनए का निर्माण करते हैं। इसके बाद टीआरएनए के कार्य देखे जाए। टीआरएनए के कार्य, टीआरएनए के कार्य क्या है? टीआरएनए के कार्य क्या है? टीआरएनए भाई क्या करता है? एमआरएनए के ऊपर कोडोन को पढ़ता है, जो इसकी अभी हमने एंटी कोडोन साइट ये क्या करती है? कोडोन्स जो एमआरएनए पर उपस्थित है उनको पढ़ने का काम करती है। फिर ये क्या करता है? जो सक्रिय अमीनो एसिड है उनको जोड़ने का काम कहाँ जुड़ते हैं? इसके बाइंडिंग साइट पर। तो अमीनो अम्लों को जोड़ने का काम करेगा। फिर अमीनो अम्लों को यहाँ लाएगा और ला करके अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, जिसके कारण प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है? प्रमुख, इसका प्रमुख कार्य है सक्रिय अमीनो अम्लों सक्रिय अमीनो अम्लों को एमआरएनए के क्षारक क्षारकों के क्रम अनुसार राइबोसोम पर जोड़ने का काम करता है। राइबोसोम पर जोड़ने का, इससे क्या होगा? राइबोसोम आ जाएंगे और फिर इनके बीच तथा इन अम्लों के बीच क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे तथा इन अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार। इन अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। बन जाते हैं तथा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो एमआरएनए है उस पर जो कोडोन है उनको पहचानने का, साथ ही सक्रिय अमीनो अम्लों को लाएगा ये कहाँ तक? राइबोसोम तक लाता है। तो ये अपने यहाँ पर टीआरएनए कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।